इंजीनियरिंग या मेडिसिन की दुनिया में ना सब कुछ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट होता है, मतलब एकदम क्लियर। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सीधे उस पॉइंट पर उंगली रखता है और बता देता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। सब कुछ बाइनरी है, या तो टूटा है या नहीं। और ये क्लैरिटी इंसानों को ना बहुत कंफर्ट देती है। लेकिन जब हम कमर्शियल लॉ या सेल ऑफ गुड्स की दुनिया में आते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा। वहां कोई क्लियर सफेद लाइन नहीं होती। सब कुछ बहुत ही धुंधला सा, मतलब एक मर्की लैंडस्केप बन जाता है। बिल्कुल। और इसी धुंधलेपन को साफ करने के लिए द डीप डाइव के आज के सफर में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सोर्सेस को अनपैक करेंगे। और आज का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि बिजनेस की दुनिया में डिलीवरी और एक्सेप्टेंस के असली कानूनी मायने क्या हैं। हमें लगता है कि पैसे दिए, सामान लिया और बात खत्म। लेकिन लीगल नजरिया इसके एकदम उलट है। जब तक डिलीवरी और एक्सेप्टेंस के सख्त नियम पूरे नहीं होते, तब तक एक सिंपल सी खरीद फरोख्त भी एक बड़ा लीगल नाइटमेयर बन सकती है। तो सेक्शन 31 और 32 से शुरू करते हैं। कानून की नजरों में आखिर ये डिलीवरी है क्या? मतलब लोग तो यही सोचते हैं कि सामान को डब्बे में पैक किया और भेज दिया, हो गई डिलीवरी। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है। पर लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि डिलीवरी और पेमेंट कंकरेंट कंडीशंस हैं। मतलब दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अच्छा, तो वही एक हाथ दे एक हाथ ले वाला कॉन्सेप्ट। एकदम सही। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और तय ना हो, सेलर सामान देने के लिए और बायर पैसे देने के लिए एक ही वक्त पर रेडी होने चाहिए। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसकी डेफिनेशन में है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के हिसाब से डिलीवरी का मतलब है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। हाँ, और यहाँ सबसे भारी शब्द है वॉलंटरी, यानी अपनी मर्जी से। अगर कोई जबरदस्ती या फ्रॉड करके कब्जा कर ले तो लॉ उसे डिलीवरी नहीं मानता। इंटेंशन ऑफ फ्री विल होना जरूरी है, पर कब्जा सौंपा कैसे जाए? क्या हर बार सामान को फिजिकली हाथों हाथ देना जरूरी है? नहीं, प्रैक्टिकल दुनिया में ये हमेशा मुमकिन नहीं है। इसीलिए सेक्शन 33 के तहत डिलीवरी 3 तरह की होती है: एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल तो सिंपल है, दुकान गए, पैसे दिए, फोन हाथ में लिया और हो गई एक्चुअल डिलीवरी। बिल्कुल। लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी थोड़ा अलग है। मान लीजिए किसी ने गोडाउन में रखा 50 टन भारी स्टील बेचा। तो क्या वो सेलर उस 50 टन स्टील को ट्रक में लादकर बायर के घर लाएगा? बिजनेस ऐसे तो नहीं चलता। वही तो। अगर सेलर सिर्फ उस गोडाउन की चाबी बायर को दे देता है तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। चाबी एक सिंबल है कंट्रोल ट्रांसफर होने का। मतलब सामान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, पर डिलीवरी कंप्लीट। ये तो कमाल है। हाँ, और तीसरा टाइप है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसे डिलीवरी बाय अटॉनमेंट भी कहते हैं। जैसे हम गूगल ड्राइव पर किसी फोल्डर की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। ओहो, अच्छी एनालॉजी है। मतलब फाइल्स कहीं मूव नहीं करती, बस परमिशन बदल जाती है। बिल्कुल। रियल वर्ल्ड में अगर कोई थर्ड पार्टी, जैसे गोडाउन का मालिक, ये मान ले कि अब से वो सामान नए बायर के लिए होल्ड कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। तो इसका सीधा मतलब है कि कानून फिजिकल मूवमेंट से ज्यादा लीगल कंट्रोल के ट्रांसफर को इंपॉर्टेंस देता है। सही कहा। अब डिलीवरी के टाइप्स तो क्लियर हो गए, पर इसके प्रैक्टिकल रूल्स भी तो हैं। जैसे डिलीवरी कहाँ, कब और कैसे होनी चाहिए। हाँ, सेक्शन 35 और 36 के रूल्स। जैसे डिलीवरी के लिए पहला कदम किसका होना चाहिए? अक्सर लगता है कि पैसे मिलने के बाद सेलर की जिम्मेदारी है सामान भेजना। लेकिन ऐसा है नहीं। रूल कहता है कि जब तक बायर खुद डिलीवरी के लिए अप्लाई या डिमांड नहीं करता, सेलर डिलीवरी देने के लिए बाउंड नहीं है। लॉजिकल भी है। क्या पता बायर के गोडाउन में अभी जगह ही ना हो। सेलर कोई माइंड रीडर थोड़ी है। एकदम सही। और जगह की बात करें तो डिलीवरी वही होगी जहां सामान सेल के वक्त मौजूद था। और टाइम, अगर टाइम फिक्स ना हो तो क्या होगा? तब डिलीवरी एक रीजनेबल टाइम और रीजनेबल आवर, यानी उचित समय के भीतर होनी चाहिए। मतलब क्या कोई सेलर रात के 2 बजे घर का दरवाजा खटखटाकर लैपटॉप की डिलीवरी दे सकता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। रात के 2 बजे कोई रीजनेबल बिजनेस आवर नहीं है। बायर इसे लेने से मना कर सकता है। सही बात है। बिजनेस में बाउंड्री जरूरी है। अच्छा, सामान को डिलीवरी के लायक, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा कौन उठाता है? ये सारा खर्चा सेलर की जेब से जाता है, जब तक कि दोनों पार्टीज ने पहले से कुछ और तय ना किया हो। ये तो हो गई परफेक्ट सिनेरियो की बात। लेकिन कमर्शियल दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं होती, गलतियां होती हैं। हाँ, जैसे अगर सेलर से क्वांटिटी में गलती हो जाए, ऐसे में कानून बायर को काफी एक्सट्रीम पावर्स देता है।
जैसे सेक्शन 37, अगर सामान तय मात्रा से कम आता है तो बायर के पास सीधा हक है कि वो पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दे। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से पैसे देने होंगे। लेकिन अगर सामान ज्यादा आ जाए तो सोचिए अगर 100 कुर्सियों का ऑर्डर था और 102 आ गई। आमतौर पर लोग सोचेंगे चलो 2 फ्री मिल गई। पर लीगल रियलिटी अलग है। लॉ कहता है कि बायर चाहे तो 100 रखकर 2 रिजेक्ट कर दे या फिर पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही रिजेक्ट कर दे। बाप रे, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा कुर्सियों के लिए पूरा ऑर्डर कैंसिल, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में लगता है, पर लॉजिक सॉलिड है। एक्स्ट्रा सामान का मतलब है एक्स्ट्रा स्टोरेज, इंश्योरेंस और सिरदर्द। कानून बायर पर ये अनचाहा बोझ नहीं डालना चाहता। और यही लॉजिक इंस्टॉलमेंट्स यानी किश्तों पर भी लागू होता है ना, सेक्शन 38 के तहत। बिल्कुल। जब तक पहले से तय ना हो, बायर किश्तों में डिलीवरी लेने के लिए कानूनी तौर पर बाउंड नहीं है। अच्छा, एक चीज और, आजकल सेलर खुद तो सामान देने आता नहीं, बीच में ट्रांसपोर्टर्स या कुरियर वाले होते हैं। तो सेक्शन 39 इसमें क्या कहता है? पहली नज़र में तो कुरियर को सामान देना ही बायर को डिलीवरी मान लिया जाता है, लेकिन सेलर की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब सिर्फ पैकेट पकड़ा देने से काम नहीं चलेगा? नहीं, सेलर को कैरियर के साथ एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर कांच का सामान है तो प्रॉपर बबल रैप और फ्रेजाइल टैग होना जरूरी है। और अगर सेलर ने लापरवाही की और रास्ते में सामान टूट गया तो बायर डिलीवरी रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, और नुकसान सेलर को भरना होगा। और अगर सामान समुद्री रास्ते से जा रहा है तो सेलर को बायर को एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ताकि बायर उस सामान का मरीन इंश्योरेंस करवा सके। अगर नोटिस नहीं दिया और जहाज डूब गया तो सारा लॉस सेलर का। एकदम सही। अब मान लेते हैं कि सामान बायर के दरवाजे तक पहुंच गया, फिजिकल डिलीवरी हो गई। लेकिन रुकिए, क्या फिजिकली सामान रिसीव करने का मतलब ये है कि बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिलीवरी मिलना और उसे एक्सेप्ट करना दोनों बिल्कुल अलग लीगल कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल। सेक्शन 41 बायर को राइट ऑफ एग्जामिनेशन देता है। जब तक उसे सामान चेक करने का मौका नहीं मिलता, उसे एक्सेप्टेड नहीं माना जाता। हाँ, बायर को चेक करने का पूरा हक है कि सामान कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है या नहीं। इसके बाद ही सेक्शन 42 के तहत एक्सेप्टेंस होती है। और एक्सेप्टेंस 3 तरह से हो सकती है ना? पहला, जब बायर खुद बता दे कि हाँ भाई सामान ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब बायर सामान के साथ कुछ ऐसा करे जो सेलर की ओनरशिप के खिलाफ हो, जैसे उसे आगे किसी और को बेच देना। जाहिर है, अगर बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो आगे बेचेगा कैसे? और तीसरा है चुप्पी या खामोशी। हाँ, अगर बायर बहुत लंबे समय तक बिना रिजेक्ट किए सामान अपने पास ही रख ले तो कानून मान लेता है कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाला पॉइंट आता है, सेक्शन 43। अगर सामान खराब निकलता है तो बायर क्या करेगा? लोग सोचते हैं कि बायर को अपने खर्चे पर सामान वापस सेलर को भेजना होगा, पर असल में उसे वापस करने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। ये बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। मतलब बायर को सिर्फ एक फोन या नोटिस देना है कि तुम्हारा सामान खराब है, आकर ले जाओ। बिल्कुल। उसे वापस भेजने का सारा खर्चा और सिरदर्द सेलर का है। कानून निर्दोष बायर पर और पेनल्टी नहीं लगाता। लेकिन सेक्शन 44 सेलर को भी बचाता है। अगर बायर जानबूझकर डिलीवरी लेने में आनाकानी करे या डिले करे तब क्या? ऐसे में उस डिले की वजह से हुए नुकसान और सामान की देखभाल का खर्चा बायर को ही भरना पड़ेगा। तो ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये बायर और सेलर के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर ये बैलेंस टूट जाए तो? अगर सेलर डिलीवरी देने से ही साफ मना कर दे तो? सेक्शन 57 के तहत बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हाँ, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। और इसे समझने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सीताराम श्री गोपाल वर्सेस दुलारी देवी। इस केस में बायर ने ऑक्शन में सामान खरीदा था पर उसे डिलीवरी नहीं मिली, तो उसने कोर्ट से कहा कि उसे अपने पैसे भी वापस चाहिए और मार्केट प्राइस का डिफरेंस भी। पर कोर्ट ने बहुत कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर बायर को डिफरेंस का पैसा चाहिए तो ये साबित करने का पूरा बर्डन बायर पर ही है। मतलब बायर को सॉलिड एविडेंस देना होगा कि उस दिन असल में मार्केट रेट क्या था। हाँ, और क्योंकि वो बायर कोई रिलायबल एविडेंस नहीं दे पाया तो उसे सिर्फ अपने दिए हुए पैसे ही वापस मिले, कोई एक्स्ट्रा डैमेजेस नहीं। तो लेसन बहुत सिंपल है। कोर्ट में ये मायने नहीं रखता कि कोई क्या क्लेम कर रहा है, मायने ये रखता है कि वो क्या साबित कर सकता है। बिल्कुल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितनी बारीकी से हर फ्रिक्शन पॉइंट को सॉल्व करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। हाँ,
और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे विचारणीय हिस्से पर आते हैं, एक प्रोवोकेटिव थॉट। वो क्या? देखिए, ये सारे नियम 1930 में लिखे गए थे। तब सामान पानी के जहाज़ों या बैलगाड़ियों में हफ्तों तक सफ़र करता था। पोसेशन, ट्रांजिट, ये सब फिजिकल चीज़ें थीं। हाँ, जिन्हें आंखों से देखा और छुआ जा सकता था। पर आज के डिजिटल युग को देखिए। गुड्स कोई सॉफ्टवेयर कोड या क्लाउड होस्टेड एसेट भी हो सकता है, और डिलीवरी किसी ट्रक से नहीं, बस एक क्लिक से मिलीसेकंड्स में हो जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे में जहां गुड्स इनविजिबल हैं और डिलीवरी इंस्टेंट, क्या वहां ट्रांजिट और फिजिकल रिजेक्शन के ये 100 साल पुराने नियम काम आएंगे? क्या हमें इन नियमों को एक नए डिजिटल नजरिए से देखने की जरूरत है? शायद हमें सच में एक नए डिजिटल सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी ऑनलाइन एक क्लिक से कुछ खरीदा जाए तो इन अनदेखे लीगल नियमों के बारे में जरूर सोचिएगा। इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।